हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारी क्लास में टॉपिक है वो है प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चन आर। तो हम अपने टॉपिक में जाने से पहले आपको याद दिला देते हैं कि आपको मेरे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। क्वेश्चन आर क्या होता है या प्रश्नावली क्या होती है। प्रश्नावली एक निश्चित क्रम में लिखे पूर्व निर्मित प्रश्नों की एक सूची होती है। यानी पूर्व निर्मित मतलब पहले से ही बनाई गई एक प्रश्नों की सूची होती है, जिसे सूचना दाताओं के पास उनके द्वारा भरने के लिए डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा इसको भेजा जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी अन्य चीज़ के माध्यम से या डाक के द्वारा इसको वहाँ भेजा जाता है जिनसे आप प्रश्नों को उत्तर चाहते हैं, जिसे पढ़कर उसी में दी गई जगह में स्वयं वह उत्तर लिखकर डाक या संदेशवाहक द्वारा शोधकर्ता को ये लौटा देते हैं। यानी कि उसको पढ़कर उसमें जगह दी जाती है। पहले क्वेश्चन बनाया जाता है, फिर उसके बीच में जगह दी जाती है, फिर दूसरा क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, फिर जगह होती है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। तो जो जगह दी जाती है उसी जगह में इनको उत्तर भरकर वापस भेजा जाता है। क्योंकि जब हम डाक से भेजते हैं तो इसके साथ ही इसका कवर लेटर भी भेज देते हैं, ताकि और उसमें भर कर क्वेश्चन को आंसर को भर फिल करके क्वेश्चन के आंसर को फिल करके वो वापस उसी में डालकर उसी पते पर वापस भेज दे। बोगार्डिस कहते हैं कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों के उत्तर देने के लिए प्रेषित गई प्रश्नों की सूची। प्रेषित मतलब यानी कि डाक द्वारा या किसी अन्य माध्यम से पहुंचाई जाने वाली एक सूची होती है। सूचना दाताओं के पास पहुंचाई जाने वाली प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली के प्रकार क्या होते हैं। तो प्रश्नावली संरचित प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली का उपयोग एक विस्तृत अध्ययन क्षेत्र में फैले हुए व्यक्तियों को प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिए पुनर्परीक्षा करने के लिए किया जाता है। यानी भौगोलिक रूप से जो बहुत बड़ी आबादी है उनके द्वारा अगर आपको उनके द्वारा इनके प्राथमिक तथ्यों को संकलित करना है तो इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रश्नावली में केवल उन्हीं प्रश्नों का समावेश किया जाता है जो अत्यधिक निश्चित क्रमबद्ध और स्पष्ट होते हैं। क्योंकि वहाँ पर आप तो उपस्थित होते नहीं हैं, तो हर एक क्वेश्चन इतना स्पष्ट होना चाहिए कि जो आप अर्थ या उत्तर चाह रहे हैं वो क्वेश्चन को समझकर लगभग वो उत्तर दे पाए। असंरचित प्रश्नावली क्या होती है। जब अध्ययन क्षेत्र सीमित होता है तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें ज़्यादा लोग जब नहीं होते हैं तभी इस विधि का यूज़ किया जाता है और इसके अंतर्गत केवल उन विषयों की सूचनाओं का उल्लेख होता है जिसके संबंध में सूचनाएं उत्तरदाता से प्राप्त करनी है। इस प्रणाली के जो स्वरूप होता है, प्रश्नों का जो स्वरूप होता है, वो उसका क्रम निर्धारण में अध्ययनकर्ता को स्वतंत्रता होती है। यानी कि कुछ क्वेश्चन को पहले पूछ सकता है और कुछ क्वेश्चन को वो बाद में रख सकता है, जिस हिसाब से वो उत्तर चाहता है। अगला है इसका प्रकार बंद तथा प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की जो प्रश्नावली होती है उसमें प्रत्येक प्रश्न के सामने जो संभावित उत्तर जो भी संभावित उत्तर है उनको लिख दिया जाता है। हाँ, नहीं, तटस्थ है, सहमत नहीं है, जानना है, स्त्री पुरुष या अन्य इस तरह की जो होते हैं क्वेश्चन वो क्या होते हैं, प्रतिबंधित। यहाँ पर व्यक्ति को केवल टिक करना होता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये जो प्रकार होता है इसको कहते हैं प्रतिबंधित प्रश्नावली या बंद प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली जो अप्रतिबंधित और प्रश्नावली कही जाती है। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ उनके संभावित उत्तर नहीं दिए जाते हैं, बल्कि उत्तरदाता से आशा की जाती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि वो उत्तर देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो अपनी इच्छा अनुसार उन प्रश्नों को समझकर उत्तर को दे सकता है या अपने जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त कर सकता है। चित्रमय प्रश्नावली क्या होती है। तो ऐसी प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न का बहुत सरल ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और उसके संभावित उत्तर के स्थान पर विभिन्न प्रकार के चित्र चिपका दिए जाते हैं। जैसे जो संभावित आपको उत्तर बन पड़ता है कि आप ये संभावित उत्तर हो सकते हैं, तो उसके सामने क्या करेंगे,
उसके सामने चित्र लगा दीजिए। एग्जाम्पल के तौर मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति से क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन आर में डालना है कि आपको गांव पसंद है या शहर, आप कहाँ रहना पसंद करते हैं। तो आपने गांव का चित्र लगा दिया, शहर का चित्र लगा दिया, कस्बे का चित्र लगा दिया, आपने इस तरह के कई चित्र लगा दिए जो जो संभावित होते हैं, और उसने उसको देखकर आसानी से उस पर टिक कर सकता है या बता सकता है कि हमें गाँव में रहना पसंद है या शहर में रहना या कस्बे में रहना पसंद है। मिश्रित प्रश्नावली वह होती है जिसमें प्रश्नों की जो प्रकृति होती है किसी एक स्वरूप तक सीमित नहीं होती है। इसमें अनेक प्रश्नों से संबंधित किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो आपका विषय है उसके बारे में आपको व्यापक ज्ञान हो जाता है। गहन अध्ययन करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी एक विषय से संबंधित बहुत सी चीज़ों को समावेश किया जाता है। जैसे उसका नाम है, गांव है, अतीत में उसके कौन कौन लोग थे, है ना, फैमिली में कौन कौन है, उसकी आय क्या है, उसका जीवन स्तर क्या है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं पूरी तरह से इसको उल्लेख किया जाता है, ताकि वो एक प्रश्न होकर उसको व्यापक, उसके जीवन स्तर के बारे में भी जाना जाता है, किस वातावरण में रहता है, वो किस तरह से अंतरक्रिया कहता है, किस तरह के व्यवहार करता है। तो इसकी सब की जानकारी उस हिसाब से क्वेश्चन को शेड्यूल किया जाता है और उनका क्रम रखा जाता है, ताकि आपको उसके बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध हो सके। प्रश्नावली जो होती है उसके बनाने के चरण क्या है, तो सारांता कोश ने इन्हें प्रश्नावली के जो चरण बताए हैं उनके बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहले है प्रश्नों को तैयार करना, कि आप जिस विषय है उससे संबंधित आप यहाँ प्रश्नों को पहले तैयार करेंगे। फिर प्रश्नावली में किस प्रकार का उपयोग करेंगे, यानी कि जो टाइप्स दिए होते हैं, प्रश्नावली की जो टाइप्स दिए हैं इसमें से आप किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं। आप संरचित प्रश्नावली का यूज़ कर रहे हैं, असंरचित का यूज़ कर रहे हैं, बंद प्रतिबंधित प्रणाली का यूज़ कर रहे हैं, या खुली प्रणाली का आप यूज़ करना चाहते हैं, या चित्रमय प्रश्नावली बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ डिसाइड करना होता है कि प्रश्नावली हम किस तरह की रखेंगे। स्वमूल्यांकन द्वारा प्रश्न की भाषा और क्रम को देखना, यानी कि स्वयं आपने जो स्वयं अपना स्वयं उसको देखना है कि जो शेड्यूल तैयार किया है आपने, उसको पढ़ के देखना कि उसकी भाषा सही है कि नहीं, स्पष्ट है या नहीं। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने ऐसे कोई क्वेश्चन रखा है जो स्पष्ट ही ना हो रहा हो और उसका क्रम सही ना हो, है ना, उसका क्रम सही ना हो। तो आप उसको क्वेश्चन को कई बार पढ़कर आप रिपीट करते हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चन को सही ढंग से, या उसकी जो भाषा है अगर वो उस भाषा जो है ना समझ में नहीं आ रही, कन्फ्यूज़न पैदा कर रही है, तो आप उसकी भाषा को भी ठीक कर सकते हैं। पुनः अवलोकन करना, यानी कि किन्हीं प्रश्नों को हटाना या बढ़ाना है। कुछ प्रश्न हम बना तो लेते हैं, लेकिन हमें जब हम बार बार स्वमूल्यांकन करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये प्रश्न फालतू के हैं। तो उन फालतू प्रश्नों को हटाना, या कहीं पर ऐसा आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन यहाँ पर शामिल और होना चाहिए था ताकि हमें गहनता से जानकारी मिल जाए, तो आप वहाँ पर जो है ना उन प्रश्नों को लगा भी सकते हैं। ये किसके द्वारा होता है, पुनः अवलोकन के द्वारा। बार उसको देखते हैं और उसके बाद इन चीज़ों को, प्रश्नों को घटाते हैं और बढ़ाते हैं। प्रश्नावली उपयुक्त है या नहीं है, इसकी जांच के लिए आप पूर्व परीक्षण करेंगे, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट बनाकर आप कुछ लोगों पर उसका परीक्षण करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि जो आपने प्रश्नावली तैयार करी है वो प्रश्नावली सही है या नहीं है, पूरी तरह से उपयुक्त है या नहीं है। पुनरावलोकन करना, अर्थात पूर्व परीक्षण से प्राप्त अनुभव के आधार पर छोटे छोटे परिवर्तन करना, क्योंकि आप पहले तो पता नहीं होता है ना, आपको अब नए जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है। तो पायलट प्रोजेक्ट जब आप करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कुछ यहाँ पर चेंजेस करना चाहिए या चेंजेस होने चाहिए, तो आप उन चेंजेस को भी कर सकते हैं। जो भी प्रश्नावली की आवश्यकता के अनुसार आप उस प्रश्नों को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड पूर्व परीक्षण शुरू होगा, और यह प्रश्नावली का द्वितीय परीक्षण होता है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें सुधार किए जाती हैं, कि फिर से आप पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, ताकि अगर कोई कुछ क्वेश्चन फिर कुछ गलतियां रह गई हैं तो उन गलतियों को सुधारा जा सके। अगर नहीं होती हैं तो आप उसको अंतिम प्रारूप दे सकते हैं। इसके बाद जब हम अंतिम रूप जो प्रारूप है उसको तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको संपादन करते हैं, वर्तनी करते हैं, उसकी पूर्व कोडिंग के बाद उसका प्रारूप तैयार करते हैं, और ये आपका जो शेड्यूल है ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो प्रश्नावली है इसके एडवांटेज के, इसके लाभ क्या हैं।
तो प्रश्नावली कम खर्चीली होती है तथा इससे समय और की बचत हो जाती है ना। प्रश्नावली कम खर्चीली होती है। आपको दूसरे मेथड की तुलना में देखें तो ये मेथड कम खर्चीला होता है और उससे समय की बचत हो जाती है। कैसे? कैसे आप एक समय में कई लोगों को डाक के द्वारा प्रश्नावली को भेज सकते हैं और उनसे जल्दी जल्दी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। या काफ़ी अगर बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है और उसमें लोग बहुत बड़ी जनसंख्या में रहते हैं तो उन उत्तरदाता तक आप आसानी से इससे पहुंच सकते हैं। साक्षात्कारकर्ता का इसमें पूर्वाग्रह नहीं होता क्योंकि वो जो प्रश्न उत्तरदाता उनसे मिला नहीं होता है और उस समय वह उस स्थान पर उपस्थित नहीं होता है, तो वो प्रश्नों को प्रभावित नहीं कर सकता है। किसी पूर्वाग्रह के द्वारा भी प्रभावित नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जो साक्षात्कार अनुसूची है, प्रश्नावली जो अनुसूची है, इससे बहुत लाभ हो सकता है। साक्षात्कार की अनुपस्थिति में उत्तरदाता एकांत का एहसास होने के कारण वो उन सभी घटनाओं का विवरण दे देते हैं जो कि किसी और को नहीं दे पाते। यानी कि आप वहाँ उपस्थित होते नहीं। कभी कभी तो ये होता है कि उत्तरदाता और जो प्रश्न करता है वो एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से पहचानते नहीं है, तो एकांतता पाकर वो उन घटनाओं का भी जिक्र कर सकता है जो कि आज तक उसने कहीं पर किया ना हो। उत्तरदाता की सुविधा होती है कि वह अपनी सुविधा अनुसार फुर्सत में भर सके। यानी कि इसमें आपको नियत, उसमें क्या था, साक्षात्कार में आपको नियत स्थान पर पहुंचना होता था, पूर्व तैयारी करनी पड़ती थी। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो उत्तरदाता है वो भी आप भेज देते हैं, उसको जब फुर्सत मिलेगी तो वो आराम से बैठकर उन उत्तरों को भर के जो है ना आपके पास भेज देगा। प्रश्नावलियाँ जो स्थायी होती हैं, निरंतर होती हैं, एक से होती हैं और इसमें कोई विविधता नहीं होती है। जो प्रश्नावली यूज़ की जाती हैं उसमें इस तरह से क्रम लगाया जाता है कि वो निरंतर रहें, यानी कंटिन्यू उसको चीज़ जो ना एक निरंतरता उसमें बनी रहे ताकि जो क्वेश्चन है उसका आंसर आसानी से दिया जा सके। इसकी लिमिटेशन क्या होती है, तो यह केवल शिक्षित लोगों के काम आ सकती है। जो भी साक्षात्कार, आपने साक्षात्कार अनुसूची क्या था, वहाँ पर आप जो पढ़े लिखे हैं उन पर भी और जो अनपढ़ हैं उन पर भी उसको लागू कर सकते थे, लेकिन प्रश्नावली में ऐसा नहीं है। प्रश्नावली में आप केवल शिक्षित लोगों पर ही ये काम आ सकती है। प्रश्नावली की वापसी का केवल 30 से 40% तक की वापसी की आशा रहती है ना। बहुत से लोग भरते नहीं, आप भेज देते हैं लेकिन वापस नहीं आता है वो। तो इस तरह से 30 से 40% तक की आने की संभावना इसकी रहती है। डाक का, अगर डाक आपने पता सही नहीं लिखा है तो हो सकता है जो आपने प्रश्नावली भेजी है डाक के द्वारा वो उन तक पहुँच ही ना पाए। कभी कभी प्रश्नों की जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग उत्तरदाता अपनी ढंग से लगाते हैं क्योंकि आप वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं जो प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर सकें। तो हर उत्तरदाता अपने अपने ढंग से अर्थ निकालता है और अपनी तरह से समझता है और उसका उत्तर उसी प्रकार दे देता है। उत्तरदाता का जो विषय है, अगर उत्तरदाता ये भी हो सकता है कि जो अभी आपने टॉपिक लिया है उससे उत्तरदाता का नॉलेज उतना ना हो या उसका उसमें इंटरेस्ट ना हो, तो भी क्या होता है कि वो उत्तर नहीं देता है। अनुसंधानकर्ता निश्चित नहीं होते हैं कि प्रश्नावली उत्तरदाता में स्वयं भरी गई है, दूसरे से भरवाई गई है ना। आप निश्चित, आपने तो उसमें भेज दिया, आपने देख लिया। अब ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो प्रश्नावली मेरे सामने भरी है, फिल कर रखी है, फिल है पूरी प्रश्नावली, ये उत्तरदाता ने स्वयं भरी है या अपने फैमिली के सदस्य या किसी अन्य से भरवा दी है, इसको कंप्लीट करा के भेज दिया है। तो इस तरह का जो चीज़ है संदेह बना रहता है। इसमें विशिष्ट प्रकार के उत्तर की गहनता की जांच नहीं हो सकती, यानी कि आप अवलोकन कर नहीं सकते उसका जीवन स्तर क्या है, उसकी अंतरक्रिया क्या है, उसके व्यवहार क्या है, उसके सदस्यों के आपस में अंतरक्रिया क्या है। जो साक्षात्कार में हो, हम अवलोकन के द्वारा ये सब चीज़ कर रहे थे, वो यहाँ पर होना संभव नहीं है। प्रश्नावली में कई प्रश्नों के जो प्रश्न होते हैं अनुत्तरित रह जाते हैं। बहुत से लोग उसको पूरा फिल ही नहीं करते हैं, आधे अधूरे क्वेश्चन भर के आंसर भर के भेज देते हैं, जिससे आंशिक उत्तर का विश्लेषण कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इस तरह की जो लिमिटेशन है यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो आज हम लोग ने पढ़ लिया लिमिटेशन क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रश्नावली कैसे बनती है या क्वेश्चन कैसे बनते हैं प्रैक्टिकली, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, तो एक क्लास मैं इस पर कर दूंगी आप लोगों की। तो ये तो प्रश्नावली के लाभ थे। हमने प्रैक्टिकली आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे बनेगा, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, तो एक वीडियो हमें
इस पर एक क्लास अलग से ले लूँगी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो क्लास समाप्त करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरी जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।